आपके साथ में श्वेता राजपूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल की बैठक की है और साथ ही साथ देखिए सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता की शिकायतों का तुरंत ही समाधान भी हो। देखिए लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। सीएम ने आवासीय परियोजनाओं में धोखाधड़ी, खासकर अंसल ग्रुप की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंसल ग्रुप के खिलाफ सभी प्रभावित जिलों में एफआईआर दर्ज हो और होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ एक कमेटी बनाई जाए। सीएम योगी ने कहा कि होम बायर्स के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं होगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। इसके अलावा सीएम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, स्लम रिहेबिलिटेशन और मल्टी लेवल हाउसिंग प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। राजस्व विभाग की समीक्षा में सीएम ने जनता के राजस्व वादों जैसे भूमि विवाद और अतिक्रमण को मिशन मोड में निपटाने का आदेश दिया। सीएम योगी ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षण और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। सीएम योगी की इस सक्रियता को विकास और न्याय का संगम बता रही है। सीएम ने हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर की व्यवस्थाओं और गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के शो की भी समीक्षा की थी। इस बैठक में यूपी में आवास और राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली को और मजबूत करने का रोड मैप तैयार किया। सीएम योगी ने साफ किया कि स्लम क्षेत्रों में मल्टी लेवल हाउसिंग और बुनियादी सुविधाएं जैसे स्कूल और पार्क प्राथमिकता पर हों। मुख्यमंत्री ने अवैध टैक्सी स्टैंड और अतिक्रमण पर तुरंत कार्रवाई का भी आदेश दिया। लखनऊ में हाल ही में शुरू हुई अनंत नगर हाउसिंग स्कीम, इसका योगी ने उद्घाटन किया। इस दिशा में एक बड़ा कदम है। राजस्व विभाग में डिजिटल मॉनिटरिंग और भर्तियों से पारदर्शिता बढ़ेगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की आवास और राजस्व विभाग की बैठक में यूपी में विकास, पारदर्शिता और जनहित की नई इबारत लिखी है। अंसल ग्रुप पर सख्ती हो या राजस्व वादों का त्वरित निपटारा, योगी का हर कदम जनता के भरोसे को मजबूत कर रहा है। स्मार्ट सिटी, हाउसिंग स्कीम्स और डिजिटल सुधारों के साथ यूपी अब प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल सीमा के पास अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार का पीला पंजा गरजा है। आग पीपरा गांव में सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मदरसे को जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके ढहा दिया। केंद्र सरकार के निर्देश पर 1.5 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम तेज हो गई है। सीएम योगी की सख्ती से सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और कानून का राज स्थापित हो रहा है। सिद्धार्थ नगर में भारत नेपाल सीमा के पास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है। शौहरतगढ़ तहसील के आहपीपरा गांव में खलियान की सरकारी जमीन पर इस्लामिया इस्लामुद्दीन मुस्लिमीन मदरसे के नाम से अवैध निर्माण किया गया था, जिसको जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर इस अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। डीएम राजा गणपति आर ने बताया कि केंद्र सरकार के मंत्रालय के निर्देश हैं कि नेपाल सीमा से 1.5 किलोमीटर के दायरे में अवैध घुसपैठ या सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाया जाए। इसी के तहत नोटिस जारी कर ये कार्रवाई की गई। देखिए, भारत सरकार का निर्देश के क्रम से जो गृह मंत्रालय का निर्देश करते हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर से सटा हुए 15 किलोमीटर के अधिक जितना भी अवैध अतिक्रमित सरकारी जमीन पे है उसका नियमानुसार नोटिस देते हुए खाली करने का निर्देश मिला। उसके क्रम में जनपद स्तर से जिला प्रशासन सिद्धार्थनगर के माध्यम से पिपरा गांव में स्थापित एक अवैध इमारत को मदरसे का रूप में था, उसका हम लोगों ने डेमोलिशन किया गया। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का संयुक्त रूप में मतलब कार्रवाई की। इसके बाद जी आगे भी कोई दस्तखत होना है? देखिए, अवैध अतिक्रमण किसी भी रूप में है तो फिर इसको हटाना और नियमानुसार कार्रवाई करके नियमानुसार नोटिस वगैरह देके
पक्षों को सुन के कार्रवाई करना जिला प्रशासन का माध्यम से किया जाएगी और आगे भी कार्रवाई करेगी। सिद्धार्थनगर में ये कार्रवाई कोई पहली घटना नहीं है। जिले में अब तक 625 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 120 पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। नौगढ़ तहसील के चिन्मनवा गांव में 2 अवैध मकान ध्वस्त किए गए, जबकि नौगढ़ में 5 और शोहरतगढ़ में 6 अन्य अवैध जगहों को चिन्हित किया गया है। सिद्धार्थनगर में 17 अवैध अतिक्रमण, जिनमें 3 मस्जिदें और 4 मदरसे शामिल हैं, पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये अभियान 25-27 अप्रैल से शुरू हुआ, जिनमें बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज और बलरामपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में 250 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए गए। बहराइच में 117 और श्रावस्ती में 119 अतिक्रमण हटाए गए, जबकि 33 गैर मान्य प्राप्त मदरसों को सील किया गया। सीएम योगी ने साफ किया कि सीमा पर अवैध निर्माण या गैर कानूनी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये कार्रवाई भारत नेपाल की 700 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने का हिस्सा है, जो सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बहराइच जैसे 7 जिलों से होकर गुजरती है। सशस्त्र सीमा बल और जिला पुलिस की निगरानी में ये अभियान चल रहा है। लखनऊ में सीएम योगी ने हाल ही में आवास और राजस्व विभाग की समीक्षा की, जहां उन्होंने अतिक्रमण और भू माफियाओं पर सख्ती के निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर के आहपिपरा गांव में अवैध मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई ने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को फिर साबित किया है। भारत नेपाल सीमा पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान न सिर्फ सरकारी जमीन को मुक्त कर रहा है, बल्कि सीमा सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की सख्ती से साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। सिद्धार्थनगर की ये कार्रवाई अब पूरे यूपी में गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इधर संभल से सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने 71 अवैध नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स को सील करके बड़ा एक्शन लिया है। झोलाछाप डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स में अवैध प्रैक्टिस से मरीजों की जान जा रही थी। जी फार्मा और बी फार्मा लाइसेंस धारकों के अनधिकृत इलाज पर भी सख्ती के आदेश दिए गए हैं। संभल में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों पर योगी सरकार का हंटर चला है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसैया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने 106 अवैध अस्पतालों का सर्वे किया है, जिसमें से 71 को सील कर उनके संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई। मोहम्मदपुर, टांडा, नखासा जैसे इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स चल रहे थे। इन झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से कई मरीजों की जान गई। महीने से मैं आए हुए यहाँ पे, तब से कार्रवाई ये अनवरत चल रही है। लेकिन पहले कार्रवाई के बाद होती थी क्या, कार्रवाई करने के बाद इनके एफआईआर कराने के बाद ये दोबारा लोग जो होते थे 2 कमरे या 3 कमरे छोड़ के रास्ता बदल देते थे, वहां खोल लेते थे। तो इस बार हम लोगों ने प्रशासन और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें कि हमने टोटल एक बार में 71 जो है हमने नर्सिंग होम सीज किया जो इलीगली चल रहे थे, और सब पे हमने एफआईआर कराई। इसके बाद भी हम लोगों ने करीब 12-13 और हमने फिर सीज करी है और उस पर भी मैंने कार्रवाई करी है। तो ये कार्रवाई हमारी अनवरत चल रही है। और इस तरीके के जो भी इलीगल हैं, मान लीजिए कोई अगर आयुर्वेदिक का है, कोई होम्योपैथी का डॉक्टर है, तो अपनी पैथी में प्रैक्टिस करे। अगर वो एलोपैथी करता है और गलत कर रहा है तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। तीसरी चीज कि अगर जिसका हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी डॉक्टर की चाहे पढ़ा लिखा भी हो तो उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर कोई डॉक्टर हमारे रजिस्टर्ड नहीं है हमारे सीएमओ ऑफिस में, तो वो भी उसको भी हम झोला छाप मानते हुए उसको खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूंगा। तो हमारे टोटल 120 हॉस्पिटल जो है वो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जितने भी चल रहे हैं, एक सूची मैंने प्रकाशित भी करवा दी है कि इसके अलावा अगर कोई भी अस्पताल चल रहा है तो वहां लोग इलाज नहीं कराएं और वो झोला छाप की श्रेणी में आते हैं। मेडिकल स्टोर में अवैध प्रैक्टिस का भी खुलासा हुआ है। आंखों के डॉक्टर और डी फार्मा, बी फार्मा लाइसेंस धारक बिना चिकित्सा डिग्री के पीछे के कमरों में मरीजों को देख रहे थे और इंजेक्शन भी लगा रहे थे, जिससे कई मौतें भी हुई हैं। डीएम ने सख्ती बरतते हुए आदेश दिया है कि डी फार्मा या बी फार्मा लाइसेंस केवल दवा बिक्री के लिए है, इलाज के लिए नहीं।
स्वास्थ्य विभाग की टीम अब मेडिकल स्टोर्स की मार्किंग कर रही है। ऐसी प्रैक्टिस पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। मैं हम लोगों के पास 3 की शिकायत आई थी कि जहाँ से इंजेक्शन के बाद मौत हुई, तीनों को हम लोगों ने सीज किया और कार्रवाई करते हुए इसमें तीनों को जेल भेजा गया। एक तो इसमें ऐसा था, उसके ऊपर 4 FIR थी, इसके बाद भी वो बार बार बदल के खोलता था, तो उसमें तो पति पत्नी दोनों को जेल भेजा गया। जबकि कोई उसके पास भी कोई डिग्री नहीं थी, स्टाफ नर्स थी, वो डिलीवरी कराती थी। अन्य से डिलीवरी कराने के बाद कॉम्प्लिकेशन होने के बाद वहां पर मृत्यु हुई। तो लोगों ने आरोप लगाया इन्होंने गलत इंजेक्शन लगा दिया, इसकी वजह से मृत्यु हुई। एक ऐसे और झोला छाप था जहाँ के एक बच्चे को इंजेक्शन लगाया, उसको डायरिया हो रही थी, इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चा वो काफी सीरियस बच्चा था वो, जबकि उसको इंजेक्शन नहीं लगाना था। लोगों ने आरोप लगाया तो हमने उसकी भी सीज कराई। इस तरीके जो ये कहते हैं माफिया कहते हैं, मेडिकल माफिया होते हैं कि इनको लाख आप कहो लेकिन ये अपना रास्ता बदल देते हैं। आज ऊपर थे, कल नीचे इन्होंने अपनी नर्सिंग होम खोल ली इन्होंने, या तो 4 कमरे बदल दिए या उन्होंने बोर्ड हटा दिया। अभी आप ये देखने में आ रहा है कि लोग अपना बोर्ड हटा दे रहे हैं और बगल वाले मोहल्ले में जाके पीछे कहीं गांव में अपने घर के एक तो नर्सिंग होम ऐसा हमने सीज किया कि जो घर के अंदर चलता था, सामने परिवार रहता था, पीछे नर्सिंग होम चलाता था, तो उसको भी मैंने बंद करा। इसके खिलाफ FIR कराते हुए उसको भी जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई ने संभल और आसपास के जिलों में हड़कंप मचा दिया है। CMO डॉक्टर तरुण पाठक ने बताया है कि अवैध सिजेरियन सर्जरी और प्रसव के मामले सामने आए, जिसमें महिलाओं और नवजातों की मौत हुई है। हयातनगर में एक झोलाछाप हॉस्पिटल में गलत ऑपरेशन से प्रसूता की मौत का मामला भी सुर्खियों में रहा। DM ने एम्बुलेंस माफिया और अवैध रेफरल रैकेट पर भी नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। संभल में 71 अवैध नर्सिंग होम और हॉस्पिटल पर ताला लगाकर प्रशासन ने झोलाछाप डॉक्टरों को सख्त संदेश दिया है। मेडिकल स्टोर में अवैध प्रैक्टिस और लापरवाही से होने वाली मौतों पर भी अब शिकंजा कसेगा। DM और SP की इस कार्रवाई ने मरीजों की जान बचाने की मुहिम को नई ताकत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब बागपत की भी कर लेते हैं, जहां पर 12वीं की एक छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। क्यों इस छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या की वारदात को अंजाम दिया है, आपको रिपोर्ट में बताते हैं। अवगत कराना है कि दिनांक 1 मई 2025 को थाना खेगड़ा को सूचना प्राप्त हुई कि एक 12वीं के छात्र ने किसी विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक ने रामनगरी के भविष्य को नई दिशा दी। रेमन म्यूजियम का निरीक्षण और गैलरियों में भव्य आयोजनों की योजना ने राम भक्तों में जोश भर दिया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन भी राम भक्ति और विकास के नाम रहा। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति और रेमन म्यूजियम के निरीक्षण की समीक्षा की। पहले दिन समिति ने रेमन म्यूजियम का दौरा किया, जहां भव्य गैलरियों में राम कथा और सांस्कृतिक आयोजनों की योजना पर चर्चा हुई। ये गैलरियां राम भक्तों को प्रभु श्री राम की जीवन गाथा को जीवंत रूप में दिखाएंगी। बैठक में मंदिर परिसर को पर्यावरण के अनुकूल और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया। कल हम लोगों ने रामकथा संग्रहालय में जो निरीक्षण तो क्या ही बैठक थी, जिसमें कि कार्यक्रम मुख्य रूप से जो गैलरीज हैं उसमें क्या क्या हम लोग निश्चित करेंगे, किस प्रकार का डिस्प्ले होगा, किस टेक्नोलॉजी से डिस्प्ले होगा, इसके बारे में चर्चा भी हुई, निर्णय भी लिया गया। अनुमान ये किया जा रहा है कि म्यूजियम श्रद्धालुओं के लिए जिस एक सार्वजनिक दृष्टि से अप्रैल 2026 तक जो है इसकी अनुमति दे दी जाएगी कि वहां पर श्रद्धालु आ सकें और जो भी गैलरीज हैं उसको आकर के देख सकेंगे।
बैठक में मंदिर के शिखर निर्माण, परकोटे और 6 अन्य मंदिरों सूर्य, शिव, दुर्गा, गणेश, अन्नपूर्णा और हनुमान जी के मंदिरों की प्रगति पर भी मंथन हुआ। रेमन म्यूजियम में गैलरियों के जरिए रामायण के प्रसंगों को प्रदर्शित करने की योजना है, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव देगी। समिति ने मार्च 2025 तक कई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हमारी वहां पर व्यवस्था यह होगी कि जीरो डिस्चार्ज हो, मतलब वहां से कोई भी प्रकार का पर्यावरण की समस्या हम अयोध्या शहर को ना दें। तो उसमें ही प्रोसेस किया जाए, कितना प्रतिशत जो है वो उद्यान में रखा जाए। तो यह तय किया गया कि कम से कम 60% उद्यान और फल पौधों की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। उसके लिए कल निरीक्षण करके अनेक स्थानों पर उद्यान के लिए आरक्षण कर दिया गया है और एक बहुत बड़ा पैच या बहुत बड़ा आप समझें करीब 8 एकड़ भूमि सुनिश्चित की गई है, जहां पे कि हम एक नियमित ढंग से उद्यान, फल पौधे लगाने का और वहां पर हम प्रयास करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की ये बैठक सिर्फ एक समीक्षा नहीं बल्कि राम भक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। रेमन म्यूजियम की गैलरियां और मंदिर का भव्य स्वरूप राम नगरी को विश्व पटल पर चमकाएंगे। योगी सरकार और ट्रस्ट का हर कदम अयोध्या को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। रामनगरी अयोध्या से एक बार फिर से अध्यात्म और राष्ट्रभक्ति की गूंज उठी है। भारत पाक तनाव के बीच तपस्वी छावनी में सर्व शत्रु संघ महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ, जहां पर संतों ने आतंकवाद के समूल विनाश और भारतीय सेना की विजय के लिए हवन पूजन भी किया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा, आतंकवाद का अंत निश्चित है। अयोध्या की पावन धरती पर शुक्रवार को तपस्वी छावनी में सर्व शत्रु संघ महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें अध्यात्म और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम पेश किया। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज की अगुवाई में संत महात्माओं और वैदिक आचार्यों ने इस महायज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ का उद्देश्य था आतंकवाद का समूल विनाश और भारतीय सेना की विजय के लिए प्रार्थना। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए के बाद ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया। संतों ने हवन पूजन के साथ मंत्रोच्चारण किया और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। परमहंस आचार्य जी ने कहा कि पाकिस्तान को इसका जवाब जरूर मिलेगा। हमारी सेना और आस्था अजेय है। आतंकवाद के समूल विनाश के लिए और भारत के जितने भी शत्रु हैं उनका संहार हो, इसलिए सर्व शत्रु संहार महायज्ञ किया गया। वरिष्ठतम साधु संत और वैदिक विद्वान जो है यहाँ रहे और हम लोग लगातार पूजा पाठ हवन यज्ञ कर रहे हैं, करते रहेंगे सेना के विजय के लिए, कि हमारी सेना अपराजेय रहे, भारत का गौरव निरंतर बढ़ता रहे और आतंकवाद और मानवता की जो लड़ाई है, मानवता को बचाने के लिए और आतंकवाद को मिटाने के लिए, इस लड़ाई में पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हो और पूरी दुनिया से आतंकवाद समाप्त हो। इसलिए सर्व शत्रु संहार महायज्ञ आज आचार्यपीठ श्री तपस्वी जी की छावनी, जो अयोध्या में रामनगरी राम घाट पर स्थित सबसे पुरानी छावनी है, यहाँ पर जो है हनुमान जी के मंत्र से, आज का मंत्र भी जो है ना, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्वरोग हराय सर्वशीकराय रामदूताय स्वाहा, इस परम महामंत्र से जो है आहुतियां दी गई और निश्चित रूप से हमारी सेना विजयी होगी और आतंकवाद का खात्मा होगा। ये महायज्ञ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता और सेना के प्रति समर्पण का प्रतीक है। कथावाचक देव मुरारी बाबू ने कहा कि राम मंदिर की स्थापना के बाद अयोध्या अब वैश्विक आध्यात्मिक और राष्ट्रीय शक्ति का केंद्र बन गया है। यज्ञ में शामिल भक्तों ने भारतीय सेना के जवानों के लिए विशेष आशीर्वाद मांगा। इसके जो जवान हैं
और अभी जल्दी ही पालम गांव में जो हमारे आतंकी हमला के द्वारा जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए एक तो श्रद्धांजलि भी है अयोध्या की पावन भूमि से, और उनको हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित संरक्षित किया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी से हमारी ये मांग है, देश के रक्षा मंत्री जी से मांग है। हम संत समाज इस बात से दुखी हैं कि बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जा रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर की घटना ये पहली नहीं है, इससे पहले 3 बरस तक लगातार हमारे जवानों को पत्थरबाजी करके मारा गया है। वो घटना भी हम अभी भूले नहीं, एक नई घटना फिर से आ गई है। तो ऐसी घटनाएं दोबारा न घटित हों, इसके लिए हम आज अयोध्या की पावन भूमि से मांग करते हैं हमारे सेना के जवान बलिष्ठ हों और उनको संरक्षित किया जाए। इसके लिए आज हमने हवन भी किया है, और जो सेना पर लगातार टारगेट करके आतंकवादी ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे आतंकवादी संगठनों का नाश हो, इसके लिए आज हनुमान मंत्र से हम लोगों ने आहुतियां दी हैं। अयोध्या के तपस्वी छावनी में आयोजित सर्व शत्रु संघ महायज्ञ ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की आध्यात्मिक और सैन्य शक्ति को एक मंच पर ला खड़ा किया। संतों की प्रार्थना, सेना का शौर्य और भक्तों की आस्था ने साफ कर दिया कि रामनगरी न सिर्फ भक्ति बल्कि राष्ट्र भक्ति का भी केंद्र है। पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए देश तैयार है और अयोध्या का ये यज्ञ उस संकल्प की गूंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।